अभी तक हम लोग बायोलॉजी के बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स हैं वो कर चुके हैं। अब हम हर स्टेप को जो है वो अलग अलग देखेंगे, उसके बारे में जो थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं उनको पढ़ेंगे। पहले मैं आपको पूरा रिव्यू भी बता चुका हूँ कि किस तरीके से जो है वो पूरा बायोलॉजिकल मेथड फॉलो किया जाता है और उसके ज़रिए मुख्तलिफ थ्योरीज, लॉज और प्रिंसिपल्स बनते हैं। पहला स्टेप जो इसका आपका होगा कि इसका बायोलॉजिकल मेथड का, वो क्या होगा कि आप रिकग्नाइज करेंगे प्रॉब्लम को कि क्या ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है या नहीं है। तो बायोलॉजिस्ट जो है वो बायोलॉजिकल मेथड सिर्फ उसी वक्त लगाते हैं या लगा सकते हैं जब उनका इनकाउंटर किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ होता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी क्वेश्चन हो सकता है किसके बारे में, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो कि कोई हमसे पूछे या खुद से हमारे माइंड पर आ जाए, हमारे ख्याल में आ जाए, जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, उसको क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहेंगे। फिर आगे चलते हैं तो नेक्स्ट स्टेप है आपका ऑब्जर्वेशन। जब एक क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो आप उससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं। ऑब्जर्वेशन जब भी आप बनाएंगे, सॉरी, ऑब्जर्वेशन जब भी आप लेंगे या ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, तो आपने अपनी 5 सेंसेस यूज करनी है। कौन कौन सी 5 सेंसेस है, कोई बता सकता है? बोलें एक एक करके हैं। ईयर नहीं, ईयर सेंस नहीं है। हेयरिंग, टेस्ट, टच, विजन। ये चार पांच पांच जो है ये फंसेस हैं, सेंसेस हैं। विजन के लिए क्या यूज होता है, कौन सा हमारा बॉडी का ऑर्गन विजन? आईज। फिर हेयरिंग के लिए ears, ईयर। फिर स्मेल के लिए, nose, टेस्ट के लिए, tongue, टच के लिए, hands, हाय, पकड़ लिया ना। टच के लिए कौन बताएगा? skin, हाँ, टच के लिए स्किन जो है वो यूज होता है। बाकियों का भी मौका दिया करें, और बाकी चाहें तो इसे हरा के भी मौका ले सकते हैं, वरना बैठ के सिर्फ देखने से आप लोगों को चीज़ें उस तरीके से समझ नहीं आएंगी, और इसको भी बहुत अरसे तक ये जवाब नहीं दे पाएगी। ये 2-3 चैप्टर ही हैं। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। मजाक अपनी जगह। ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो हम कैसे करते हैं, अपनी 5 सेंसेस यूज करते हुए आप ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं। ऑब्जर्वेशंस की 2 मेन टाइप्स हैं या 2 कैटेगरीज हम बना सकते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो क्वालिटेटिव होती हैं और कुछ क्वांटिटेटिव होती हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो हैं ये ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, और उसकी रीज़न क्या है कि ये इनवेरिएबल होती हैं और मेजरेबल होती हैं, और इनको हम इन टर्म्स ऑफ नंबर लिख सकते हैं। तो ये 3 रीज़न बन गए कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ज़्यादा एक्यूरेट क्यों मानी जाती हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के। तो ये आप लोगों का एक क्वेश्चन भी बन सकता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसिडर्ड टू बी मोर एक्यूरेट देन क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं तो इन दोनों ऑब्जर्वेशंस का फर्क देख लेते हैं। नीचे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। जैसे एक बात कोई करता है, वो कहता है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। यकीनन ऐसे ही होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा ठंडा होता है विद रिस्पेक्ट टू बॉइलिंग पॉइंट, और ये एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है क्योंकि इसमें वो कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं दे रहा कि किस टेम्परेचर पे फ्रीजिंग पॉइंट है या किस टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन अगर इसी बात को हम नंबर की टर्म्स में डिफाइन करें या डिस्क्राइब करें, जैसे कहा जाता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर ये क्या हो जाएगी, फिर ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन बन जाएगी। इसी तरह अ लीटर वाटर इज हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल। एक एथेनॉल है या स्पिरिट है, फर्ज कर लेते हैं हम समझने के लिए, जो आपके जख्मों पे छिड़का जाता है नमक के अलावा। स्पिरिट जो है वो एथेनॉल या स्पिरिट कह रहा हूँ मैं, ये दोनों का अगर आप 1 लीटर लेते हैं ना, तो जो वाटर है उसका वजन ज्यादा होगा और एथेनॉल का वजन ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, लीटर किसका यूनिट है भला? लिक्विड। सो अच्छा, मुझे पता चला आप लोगों से कि वॉल्यूम का यूनिट है क्या, लीटर्स। यानी अगर इस एक ग्लास में मैं पूरा भरता हूँ पानी, और उतना ही अगर फर्ज करें ये 600 ml है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ
तो इसमें जब मैं कोई और चीज़ डालूंगा तो उसकी भी मेजरमेंट वॉल्यूम की क्या होगी, 600 ml ही होगी। लेकिन दोनों चीज़ों का वजन मुख्तलिफ हो सकता है कि अगर आप फर्ज करें इसका 600 ml पानी का लेते हैं तो हो सकता है वो 600 ग्राम के बराबर हो, क्योंकि ग्राम जो है वो मास का यूनिट है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें 600 ml फर्ज करें आप लेते हैं स्पिरिट का या एथेनॉल का, तो वो हो सकता है वजन करें तो 550 ग्राम्स है, यानी 50 ग्राम्स कम भी हो सकता है। तो वो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि दोनों का जब आपने वॉल्यूम सेम लिया तो आपका जो एथेनॉल था वो हैवी था, उसका वजन ज्यादा था, जबकि जो आपका पानी है वो इतना वजनी नहीं होता। और एक चीज मैं आपको ना वैसे बता रहा हूँ, एडिशनल चीज बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, एक ही बता रहा हूँ। वो क्या है, वो ये है कि हमेशा अगर एक जगह पर एक ग्लास में फर्ज करें लिक्विड फॉर्म में दो चीजें हैं, ठीक है, तो जो लाइटर होगी जिसका वजन कम होगा, वॉल्यूम जो जिसका वजन कम होगा या जिसका डेंसिटी कम होगी, जो वॉल्यूम दोनों का सेम हो वजन में हल्का होगा, वो चीज हमेशा ऊपर होगी, और जिसकी डेंसिटी कम हो ज्यादा होगी वो हमेशा नीचे बैठ जाएगी। इसीलिए आप लोगों ने शायद नोट किया हो कि पानी में जब आप कुकिंग ऑयल या कोई और डालते हैं तो वो ऊपर तैरना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका भी जो वजन है वो पानी की निस्बत इतना वो डेंस नहीं होता और लाइट वेट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो खैर ये एक बात थी। अब आगे चलते हैं, यही बात वो बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में, कि अगर आप 1 लीटर पानी का लेते हैं ना तो उसका वजन कितना होगा, 1000 ग्राम ही होगा। लेकिन अगर आप इथेनॉल का 1 लीटर लेते हैं, एक ग्लास में उतना ही लेते हैं जिसमें 1 लीटर मार्किंग है, तो वो कितना वजन देगा, वो 789 ग्राम्स देगा। इसलिए आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो पेट्रोल वगैरह वो भी लीटर्स में दिया जाता है, वो किलोग्राम में नहीं दिया जाता। और इसी तरह और भी काफ़ी चीज़ें जो लीटर्स में दी जाती हैं किलोग्राम में नहीं दी जाती। फिर आगे चलते हैं तो आप लोगों के यहाँ पर उन्होंने कुछ और एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे ये नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, अच्छा ऑब्जर्वेशन जो उनमें रीडिंग, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जो कि ये बॉक्सेस के दरमियान छुपा हुआ है। पहले हमने कहा कि ऑब्जर्वेशंस कैसे बनती हैं, 5 सेंसेस यूज करते हुए बनती हैं, और वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है। इसके अलावा किस चीज से ऑब्जर्वेशन आप ले सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन में वो रीडिंग, वो स्टडी और वो काम भी इंक्लूड कर सकते हैं जो आपसे पहले किसी साइंटिस्ट ने किया था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा एमन, आवाज आ रही है जी? मैं ये बता रहा था कि बायोलॉजिस्ट जो हैं वो बाकी उनसे पहले जो उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड काम हुआ होता है, जो किसी और ने रीडिंग की होती है या स्टडी किया होता है या रिसर्च की होती है, उस डेटा को भी एज ए ऑब्जर्वेशन जो है वो यूज कर सकते हैं। अब नीचे उन्होंने एक एग्जांपल दी है, बायोलॉजिस्ट जो है वो हर सिचुएशन को अपने हाइपोथेसिस को जो है वो अप्लाई करते हुए चेक कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। नीचे उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि ऑल प्लांट्स हैव न्यूक्लियस। फर्स्ट करें एक बायोलॉजिस्ट जो है वो ये कहता है या एक हाइपोथेसिस बनाया जाता है कि जितने भी प्लांट सेल्स होंगे सबके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस मौजूद होगा। तो यहाँ से आपको पता चलता है बायोलॉजिस्ट के लिए प्रॉब्लम क्या है कि वो जितने भी पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग प्लांट्स हैं वो हर प्लांट के न्यूक्लियस को, हर प्लांट के सेल को ऑब्जर्व, हर सेल को ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि इसमें न्यूक्लियस है या नहीं है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि वो डिडक्शन लेते हैं कि वो अपनी एक आध ऑब्जर्वेशन की बेस पे आगे डिड्यूस करते हैं ऑब्जर्वेशंस की बेस पे। और इस हाइपोथेसिस से बायोलॉजिस्ट जो है वो एक डिडक्शन ये भी बना सकता है कि अगर एग्जामिन करें आप किसी ब्लेड ऑफ ग्रास के सेल को, तो उसके अंदर आपको क्या नजर आएगा, न्यूक्लियस नजर आएगा। कि घास का पत्ता या घास की जो एक लेयर होती है या एक क्या होती है ब्लेड होता है, उसको अगर आप उठा के एग्जामिन करेंगे और उसके तो हर सेल को आप देख सकते हैं शायद, तो उसके हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो वो सारे प्लांट्स में भी अप्लाई होगा क्योंकि प्लांट सारे एक ही तरह के होंगे, उनकी कंस्ट्रक्शन और सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मिलते जुलते ही होंगे। तो इस तरीके से आप एक जनरल आइडिया दे देते हैं और जनरल स्टेटमेंट दे देते हैं, और फिर आगे चलें तो यहाँ पर आपके ऑब्जर्वेशंस खत्म हो जाता है। ऑब्जर्वेशंस में और जो हमने पहले आइडेंटिफिकेशन और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की थी उसमें आप लोगों को कोई मसला है तो बताएं। नहीं है नहीं है,
अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने फॉर्मुलेशन ऑफ